अपने सदस्यों पे ये आरोप लगाया कि बिना पैसे का कोई वोट नहीं कर रहा है। तो आपने कितना पैसा लिया? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कहावत और ये फिल्म के डायलॉग आपने सुने होंगे। कई ने शपथ क्यों नहीं लिया और क्या मांगे थी आपकी कि एक पत्र ने बोकारो स्टील सिटी में फिर से सनसनी फैला दी? आपने जब शपथ ही नहीं लिया तो आपने चुनाव में भाग कैसे लिया? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कहावत और ये फिल्म के डायलॉग आपने सुने होंगे। कई फिल्मों में इसकी चर्चा होती है कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा और पैसे वाला का बेटा ही अब बोकारो स्टील सिटी में चेयरमैन बनेगा। जी हाँ, ये सारी बातें मैं नहीं कहता, ये सारी बातें घटना कर्म कह रही है। क्योंकि बोकारो स्टील सिटी में कल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो जाने के बाद लोगों में जहाँ खुशियाँ है और उनके उनके जिनके जिनके समर्थक हैं वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अभी मिठाइयाँ खाकर लोग घर भी नहीं पहुंचे थे कि एक पत्र ने बोकारो स्टील सिटी में फिर से सनसनी फैला दी। जो कल उपाध्यक्ष पद से चुनाव जीती हैं बबीता कुमारी, उन्होंने एक पत्र निर्वाचन पदाधिकारी और बोकारो के उपायुक्त को लिखा है और कल के चुनाव पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सवाल और उठाया है जिसकी चर्चा कल से ही है। एक जीप सदस्य हैं जिनका नाम है सुनीता टुड्डू, जो लगातार सुर्खियों में थी और जिन्होंने चंद दिन पहले ही अखबार के माध्यम से एक मुद्दा उठाया था जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि बोकारो स्टील सिटी में जीप सदस्य अब खरीद फरोख होने लगे हैं। मतलब उन्होंने लेन देन की बात उठाई थी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब डीसी ऑफिस पहुंची तो वहां पर उन्होंने सभागृह में शपथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी संताली भाषा में शपथ लेंगे। वीडियो में भी देखा गया और कई पत्रकारों ने भी देखा कि जिस समय शपथ ग्रहण चल रहा था उस समय सुनीता टुडू बैठी हुई थी, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय सुनीता टुडू खुद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या सच है और क्या बातें हैं। मैडम, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि तमाम बोकारो स्टील सिटी में कल से ही चर्चाएं हैं कि जब तमाम सदस्य खड़े होकर शपथ ले रहे थे उस समय आप बैठी हुई थी, तो आपने शपथ क्यों नहीं लिया और क्या मांगे थी आपकी? हमने शपथ नहीं लेने का मेरा कारण यही था कि हमने डीसी साहब से जब शपथ के लिए सबको पेपर दिया गया तो हमने उनको कहा कि हम ये हिंदी में शपथ नहीं लेंगे, हम अपना भाषा संथाली में शपथ लेंगे। तो मेरे इस प्रस्ताव को उन्होंने कहा कि नहीं, आपका इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसको आपको बहुत पहले कहना चाहिए था। तो इसके कारण हम जो है शपथ नहीं लिए। सबको उठ के खड़ा हो गया। जब हम सोच चुके थे कि हमको संथाली भाषा में ही लेना है तो बस संथाली भाषा में ही लेना है, इसलिए सारे लोगों ने शपथ लिया, हमने शपथ नहीं लिया। तो आपके साथ तो और कई संथाली परिवार के लोग भी वहाँ सदस्य थे, तो क्या उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया? नहीं, किसी ने वहाँ पे मेरा समर्थन नहीं किया। अगर वहाँ पे समर्थन मिलता, एक के बदले दो भी होता ना, तो हमको लगता है कि डीसी साहब मजबूर होकर के हम जो जो भी संथाली भाषा जिसको लेना है, चाहे कुरमाली भाषा जिसको लेना है, वो सबको उपलब्ध कराते। मगर मैं अकेली थी, बोला नहीं जाता है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जस्ट लाइक मी, वही हुआ कल। अच्छा, तो फिर मान लीजिए कि जब आपने शपथ ही नहीं लिया, तो संविधान में कहा जाता है कि जो व्यक्ति शपथ नहीं लेता वो सदस्य नहीं बन पाता है। तो आपने जब शपथ ही नहीं लिया तो आपने चुनाव में भाग कैसे लिया? बबीता देवी ने जो आरोप लगाया है आप पर कि आपने शपथ ग्रहण में शपथ ही नहीं लिया है, तो आप जब सदस्य ही नहीं हैं तो आपने वोट कैसे डाला वहाँ? नहीं, वहाँ पे जब हुआ सारे लोगों ने शपथ लिया, मैंने शपथ नहीं लिया। फिर उसके बाद वहाँ पे चुनाव आयुक्त जो डीसी साहब थे, उन्होंने कहा कि आपको 5 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, आप सोच विचार लीजिए। अगर जब तक आप शपथ नहीं लेंगे तब तक आप सदस्य नहीं कहलाएंगे। हाँ, और 5 मिनट के अंदर सोचिए, नहीं तो आप बाहर जा करके जा सकते हैं। तब हम पूरी तरह से तैयार थे, नहीं हमको संताली में हमने नहीं लिया है तो हम बाहर जाएंगे। मगर फिर वहाँ के पदाधिकारी और जो हमारे सदस्यगण थे, सभी का प्रेशर हुआ, सभी लोगों ने कहा, तो हम मजबूरी में उस समय ये कर दिए, केवल साइन किया, जो पेपर था उसमें साइन कर दिया, उन्हें पढ़ा भी नहीं उसको। तो फिर ये दर्द, ये पीड़ा आपने बाहर क्यों नहीं बताया लोगों से? आप तो आंदोलनकारी हैं, आप 32 की जब लड़ाई चल रही थी खतियान की, तो मुखर होके आगे गए। तो जब आपके जनप्रतिनिधियों को ही वो मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आम आवाम को कैसे मिलेगा? आपने ये पीड़ा शेयर क्यों नहीं किया?
आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। हमको वहाँ पे ही पीड़ा हुआ और उस तकलीफ तो उस समय ज़्यादा हुआ कि हम लोग 1932 का बात कर रहे हैं। भाषा आंदोलन अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने किया। यहाँ पे बाहरी भाषाओं का कितना विरोध किया और वहाँ पे उस सभागार में बहुत सारे आंदोलनकारी भी थे जो भाषा आंदोलन में बहुत माने आगे लड़ रहे थे, नेता थे, भाषा आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उन लोगों ने में भी मेरा समर्थन नहीं किया, जिसके कारण हमको बहुत तकलीफ हुआ कि आखिर हम जो है अपना भाषा और संस्कृति को दूसरे जगह तो छोड़िए, जब लोकसभा में आपका वहाँ पे अलग अलग ये राज्य से लोग आते हैं, अपना अलग अलग भाषा में वहाँ शपथ लेते हैं। उसके बाद आपका विधानसभा में भी अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग अपना जो भी उनका भाषा रहता है, संथाली लोग, कुरमाई लोग, खोटर, जो भी भाषा है उसमें वो लोग शपथ लेते हैं। जब वो लोग को वहाँ उपलब्ध होता है तो फिर हम लोग को यहाँ क्यों नहीं? जबकि ये पंचायत स्तर की बात है। पंचायत में तो गांव में थी अलग अलग भाषा होगा ही, यहाँ पे तो एकदम नेसेसरी है, जहाँ पे वहाँ पे नहीं होने के तो हो रहा है और आपका उस विधानसभा और लोकसभा में होता है। तो ये बहुत ही माने गंभीर समस्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये तो भाषा की बात थी। आपने चुनाव के ठीक 3 दिन पहले एक बयान देकर पूरे बोकारो में खलबली मचा दी थी। आपने कहा कि खरीद फरोख हो रहा है, मैं खुद चुनाव लड़ना चाहती हूं और मुझे प्रस्तावक नहीं मिल रहा है। लेकिन चुनाव के दिन देखा गया कि आप मुखर होकर सामने आई और वोटिंग प्रक्रिया में भी भाग ली। जब आपने सदस्यों पर यह आरोप लगाया कि बिना पैसे का कोई वोट नहीं कर रहा है, तो आपने कितना पैसा लिया उस जगह तक पहुंचने के लिए और आपने क्यों वोट किया जब खरीद फरोख्त थी? ये जो है देखिए, हम जो है किसी से पैसा वैसा नहीं लिए हैं। अगर हम पैसा लिए रहते तो आपको हम बोकारो में नज़र भी नहीं आते, जबकि हम बोकारो के लास्ट दिन तक हम बोकारो में ही मौजूद थे। आप ही ने एक इंटरव्यू का में आपने ही बोला था कि आप देख लीजिए कहीं आपके क्षेत्र का जिला परिषद है कि नहीं, हमने देखा था इसको। तो अगर हम वहाँ पे मान लीजिए वोटिंग में भाग नहीं लेते तो प्रक्रिया, मान लीजिए एक एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है ना, सभी लोग का सहयोग। जब यही सिस्टम ही चल रहा है तो इससे किसी ना किसी को तो चुनना है। तो उसमें से हमने दोनों को देखा है, दोनों मेरे पास भी आए हैं वोट मांगने के लिए, तो हमको उसमें जो बेटर लगा है, जो हमको लगा कि नहीं सही कौन है नेतृत्व करने का जिसमें क्षमता है, हमने उसको चुना। तो आपके चुने हुए प्रतिनिधि जीत के आ गए। है, समझ लीजिए जो कि ये मतलब जिसको वोट दिए हैं वो जीता ही है, दोनों ही। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताएं, क्योंकि आप दूसरी बार चुनाव जीत के आ रहे हैं, क्योंकि आप बोकारो शहर की सबसे सौभाग्यशाली महिला रही हैं जिसे पब्लिक ने बिना चुनाव जिताए ही जिता दिया। मतलब रातों रात आप माला माल हो गए, क्योंकि क्षेत्र में भी जाना नहीं पड़ा, लोगों का प्यार भी मिल गया, अटैचियाँ भी घर चली आई, वोट भी दे दिया आपने। लेकिन आप एक चीज़ बताएं, क्योंकि अगले बार भी आप चुनाव जीत के आए थे, अगले बार भी चेयरमैन का चुनाव हुआ था, इसी तरह बड़ी लॉबिंग होती थी, लेकिन इतनी पैसे का खेल नहीं होता था जिस तरह का देखा गया। आपने भी दुख जाहिर किया कि अगर मैंने पैसा लिया होता तो मैं बोकारो स्टील सिटी में नहीं रहती। मतलब आप मानती हैं कि इस शहर में जो जो लोगों ने पैसा लिया उन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़ा, मतलब जनता के कीमती वोट को बेच दिया जनप्रतिनिधियों ने। कितना सही मानते हैं और कितना दुखदायक मानते हैं और कितना खतरनाक मानते हैं कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद आने वाले समय में जब क्षेत्र की जनता उग्र होगी, सवाल पूछेगी, और जो जनप्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र के लिए ये कितना खतरा है? देखिए, इस जो आजकल की जो राजनीति है, जिस प्रकार से हो रही है, बहुत ही दर्दनाक है और इससे जो है ना राजनीति का खात्मा की तरफ ये बढ़ रहा है। अगर ऐसी ही राजनीति रही तो लोगों का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जनता हम लोगों को इतने विश्वास के साथ चुन करके भेजे, जनता भी अपना नेता पे विश्वास जो उसका है जिसके कारण वो उसको चुन करके भेजेगा, हाँ मेरा नेता वहाँ पे सदन में जाएगा तो मेरी समस्याओं को उठाएगा, वो सब उसका विश्वास ये हो जाएगा, मैंने चौपट हो जाएगा। वो उस पे विश्वास पे उसका विश्वास पे लोग खड़ा नहीं उतर पाएंगे, नेता जो विश्वास है जनता का। तो जनता जो है कितना जो काहे कि अगर हम खरीद फरोख्त के ये में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से
जनता की समस्याओं को यहाँ पे नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगर हम अपना समस्या लेकर के अपना नेता के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हम मेरा ये समस्या है, मेरे पब्लिक का समस्या है, तो इसको कोई कीजिए सॉल्व, तो वही आएगा ऊपर से ऑर्डर, अरे हम तो तुमको पैसा दे दिए हैं ना, तुमको तो खरीद चुके हैं, अब तुम्हारी समस्या को करना ना करना है ये मैंने तुम्हारे बस। मतलब पिछले कार्यकाल में ये सुनने को मिलता था आपको? हाँ, नहीं ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता था, मगर जो है यही राजनीति ही है। मैडम आपको आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, दो दो बार आपने चुनाव भी जीता है, विधानसभा का चुनाव लड़ा है, आप जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहती थी, तो क्या दिक्कतें आई? दिक्कत आई यही कि हमको एक भी जो चुनाव लड़ने के लिए आपको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी का भी चुनाव लड़ने के लिए आपको दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक प्रस्तावक चाहिए, एक समर्थक चाहिए, तो वो दो लोग उपलब्ध होंगे तब ना आप चुनाव लड़िएगा, अकेले क्या कीजिएगा, केवल आपका मन के बोल दिया कि चुनाव लड़े, वैसा नहीं होता ना, दो आदमी चाहिए ही। सुनीता टुड्डू मानती है कि अब गरीब की बेटी कभी जिला परिषद का चयन इस जिले में नहीं बन पाएगी। नहीं, ऐसा ही है कि जो जो परिस्थिति देखने को मिल रहा है, तो उससे तो यही लगता है कि गरीब का बेटी कभी भी जिला परिषद का चेयरमैन नहीं बन पाएगी। तो आप मानती है कि जिला परिषद का चेयरमैन और उप चेयरमैन में बड़ी खरीद फरोख्त हुई है? इस बात को तो हम भी मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। तो सुना आपने, ये सुनीता टुड्डू है जिन्होंने बेबाक तरीके से कहा है कि हिमांशु भाई अब बोकारो स्टील सिटी में किसी गरीब की बेटी कभी भी चेयरमैन नहीं बन पाएगी, अब गरीब का बच्चा गरीब रहेगा और राजा का बेटा ही राजा बन पाएगा। और ये सारी बातें सुनीता टुड्डू ने साफ तौर पे बताया है कि किस तरह बोकारो स्टील सिटी में जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव में खरीद फरोख्त चला है, क्योंकि सुनीता टुड्डू ने साफ तौर पर और मजाकिया अंदाज में कहा कि हिमांशु भाई आपने जो इंटरव्यू किया था उसमें आपने साफ तौर पे कहा था कि आप अपने क्षेत्र में अपने जिला परिषद को देख ले, अगर वो अपने घर में है, अगर उनका टेलीफोन बंद है, अगर वो क्षेत्र में नहीं है, तो समझ जाए कि आपके दिए हुए सम्मान को आपके जिला परिषद ने बेच दिया है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये सुनीता टुड्डू चुनाव के पहले से आरोप लगाते चली आ रही है कि बोकारो स्टील सिटी में जितने भी जिला परिषद के सदस्य हैं बिना खरीद फरोख्त के एक वोट भी किसी को नहीं दिए हैं, जिसके चलते मैं चुनाव लड़ना चाहती थी और मुझे एक प्रस्तावक तक नहीं मिला। ये तमाम बातें उस महिला ने बताया है जो झारखंडी है, और उसने साफ तौर पे ये भी दर्द बताया है कि 1932 की खतियानी के आंदोलन में जो अगुआ नेता थे उन्होंने भी मेरा समर्थन नहीं किया अपने भाषा के में शपथ लेने में, जो काफ़ी दुखदायक है। और इसी दुखदायक पल में आज हम लोगों ने सुनीता टुड्डू से बात किया और सुनीता टुड्डू ने अपने दिल की बात बताई है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।